क्वेश्चन वगैरह किसी कॉपी के ऊपर, फिर उसके बाद एंड पर हम एक सेशन रखेंगे 10-1 मिनट का, उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ पर। अभी आप सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे। तो मैं कह रहा था कि फोर्स जितनी लगाते हैं हम स्प्रिंग के ऊपर, आपने स्प्रिंग देखा है वो पेन के अंदर भी होता है स्प्रिंग छोटा सा, उसके ऊपर जो जोर लगाते हैं वो सीधा हो गया खराब हो जाता है अगर हम उस पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं। अब ये जो के है, ये आपने इक्वेशन के अंदर आप के देख रहे हैं, इसका यही मतलब है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, यू कैन सी एक्स, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको नजर आए, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि बहुत सारे स्प्रिंग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत कम फोर्स लगाते हैं तो वो डीफॉर्म हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्प्रिंग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े स्प्रिंग जिस तरह बाइक्स के अंदर, शॉक्स के अंदर लगे होते हैं, दो स्प्रिंग हैज अ हायर द स्प्रिंग कांस्टेंट। हायर स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो उतना ही स्टिफ है। नाउ ये माइनस साइन क्यों आया? ये माइनस साइन की आने की वजह यही है कि when you apply a force against the natural natural position like gravity आपकी हमेशा डाउनवर्ड्स होती है। अगर आप किसी भी चीज को उठाकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं, you are working against the gravity। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो आपका हमेशा साइन माइनस में आता है। 9th के अंदर आपने शायद पढ़ा हो, अगर याद हो आपको। नाउ सेम उसी तरह अगर आप स्प्रिंग को खींच कर उस साइड पर लेकर जाते हैं या इस साइड पर लेकर आते हैं तो देयर विल बी ऑलवेज अ माइनस साइन देयर भी। क्यों होगा? क्योंकि स्प्रिंग की कोशिश यही है कि वो उसने सिर्फ इधर रहना है, उसकी रेस्ट पोजीशन ये है। अगर मैं उठा के इसको खींच कर इसको मैं इस पॉइंट पे ले आता हूँ ए पे या फिर बी पर, किसी भी पॉइंट पर लेकर आ जाता हूँ, नाउ इट विल ऑलवेज बी अपोजिंग दैट फोर्स। आपको फोर्स अपोजिंग महसूस भी होगी अपने हाथों में, आपने स्प्रिंग वगैरह इस्तेमाल यूज किया हुआ। नाउ ये साइन आपको अगर समझ आ गया तो हम नेक्स्ट चलते हैं। मेरा चेक करो, आ रही है आवाज? ठीक है। बेटा जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना स्पीकर वगैरह ऊंचा कर ले, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है, जिनको नहीं आ रही उनका वो मसला है कि उन्होंने कॉल भी नहीं किया हुआ उधर से म्यूट वाली जगह से, तो इसलिए उनको आवाज नहीं आ रही। बस ठीक है। Now in this example, अगर आपको नजर आ रहा है, x is a displacement, as I have told you earlier before that x will be denoted as a displacement। जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट हमने अब पहले देखा, x will be denoted as a, अब in previous slide f is equal to kx, मैंने क्या किया कि f को इधर ही रहने दिया। ये देखें, अब मैंने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट को मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है अगर, तो मैं डिवाइडेड बाय x ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा। x यहाँ से उठा, इसके नीचे डिवीजन में आ गया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ डिवीजन में आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स का एक रूल है। तो क्या हो गया कि माइनस के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन खत्म करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये वाला माइनस साइन इस इधर आ जाएगा, या फिर डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स अगर हम कर देते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स, then this minus sign will be exempted here and will be put there, right? Just like that, k is equal to minus f over x. Now to get the value of k, अब देखें ना हमें फोर्स के बारे में पता है ना ही हमें x के बारे में पता है। अब जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं है, राइट? तो अभी हमने इन
स्प्रिंग कांस्टेंट के हमने बनानी है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, राइट। नाउ आपने 9th के अंदर पढ़ा है कि F इज इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन गिवन द मास रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ F इज इक्वल टू ma, अगर मैं F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, F इज इक्वल टू ma, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ F which is ma. Now k is equal to minus f की जगह क्या आ गया? ma. Now ma divided by x. अब you know mass is always constant. Now पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं अभी भी। Now अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आइसोलेट कर दूँ, इफ वी कैन आइसोलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर, अब क्या होगा कि x यहाँ पर डिवीजन में है, उधर जाके k के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पर मैथ्स मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा। मैं माइनस साइन को या इधर रखूँ या क्या उधर रखूँ, सिंपल सी बात। 9th मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा माइनस का साइन, उसमें हम डीप नहीं जाएंगे। अब देखें k इज अ कांस्टेंट, वी नो k इज अ कांस्टेंट व्हिच इज स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आप अपने ध्यान में रख लें, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। बुक्स आपकी सबके साथ खुली होनी चाहिए आपके सामने। नाउ k is a spring constant, mass is also constant. जो बच्चे शरारतें कर रहे हैं ये अपने वालिदैन की तरबियत दिखा रहे हैं। अपने वालिदैन की अच्छी तरबियत दिखाएं ताकि बाकियों का फायदा हो, ना कि आपकी वजह से किसी का नुकसान हो। अगर आपने क्लास नहीं लेनी तो यू कैन गेट आउट। Now, if that is clear, then we will continue. Now, k is also a constant, mass is also a constant, right? Mass change नहीं होगा, उसका k का constant change नहीं होगा. लेकिन x is always variable. Like if we apply more force, displacement will be there. If we apply less force, there will be a less displacement. Now, आपने देखा होगा कि जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो कांस्टेंट आता है, हम उसे रिवर्स भी जा सकते हैं। जब भी हमारे पास दो कांस्टेंट आ जाए, हम उसको खत्म करके उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, बिकॉज दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ वे। नाउ इफ वी कैन डिलीट दिस k and m, we can represent that as proportionality. Now अब ये वाली इक्वेशन आपको क्या बता रही है? Acceleration is directly proportional to x. What is x? X is displacement. हमने अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा, right? Acceleration is directly मीटिंग पासवर्ड नहीं है कोई, आईडी वही फेसबुक पे आई, व्हाट्सएप पे। अब ये देखिए एक्सप्लेनेशन उसी के आगे लिखी हुई है, आप अपनी बुक्स के अंदर भी खोल के देख लें। इट मींस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मास, एक्सेलरेशन ऑफ अ मास, मास का क्या, वो कौन सा मास जो आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ था। एक्सेलरेशन ऑफ अ मास टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इट मींस दैट अगर आप जितना ज्यादा दूर मास को खींचेंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है, जिस तरह आपने रबर बैंड के अंदर भी देखा होगा, अगर आप ज्यादा दूर तक उसको खींचेंगे उतना ही उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी व्हेन यू विल रिलीज इट, right? Now it means that same idea with the spring, that if you apply a larger force, the larger acceleration will be, the larger the displacement will be. अब जितनी displacement ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा acceleration उसके अंदर produce होगा। लेकिन ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे आता है, आपकी एक्सेलरेशन रिलीज करने पर लेफ्ट साइड पर होगी। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे है तो रिलीज करने पर मास आपको एक्सेलरेशन कहाँ पर देगा? यस, राइट साइड पर देगा, right? Hence the horizontal mass motion of a mass spring system is also an example of simple harmonic motion. Simple harmonic motion basically, अब
मैं आपको इसका अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या बेसिकली। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द यानी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड वन पॉइंट विल बी इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का क्या मतलब है कि जहां पर आपने शुरू में बॉडी को रेस्ट पर देखा था, अगर आपने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की तो वो बॉडी उसी मीन की पोजीशन के लेफ्ट राइट अप एंड डाउन किसी भी यानी कि डायरेक्शन के अंदर उसकी मूवमेंट हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अंदर। जिस तरह अगर मैं आपको इस फिगर के अंदर मैं अगर आपको लेकर आना चाहूँ, नाउ यू कैन सी द मास इज हियर इन इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से मैंने फोर्स लगाई, मास को मैं उठा के इधर ले गया, तो मैंने क्या किया कि फोर्स लगाई उसके अगेंस्ट तो -x आ गया। अगर अब मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ तो क्या होगा, द मास विल मूव इन व्हाट डायरेक्शन। ये यहाँ पर इसने बता दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स इसकी इस साइड पर होगी। रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है कि जो उसके अंदर हमने फोर्स अप्लाई की, तो अब स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, हमेशा उस फोर्स को अपोज करने के लिए आपसे उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स होगी। आप जो ही रिलीज करेंगे तो मास स्प्रिंग अपनी जगह पर जाने की कोशिश करेगा। नाउ इफ वी रिलीज द मास इन दैट पोजीशन, द मास विल बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। नाउ अब आप मुझे खुद बताएं कि मास अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो क्या यहाँ पर ओरिजिन पर जाकर रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि when there is a mass and when there is a force and when there is some velocity there is always some momentum। जितना भी मोमेंटम होगा वो उसको कैरी करता हुआ जाएगा। यहाँ पर इसकी जब अपने मीन पोजीशन तक ये इसकी स्पीड आती आते मैक्सिमम हो जाती है, मोमेंटम उसका मैक्सिमम हो जाता है, तो स्प्रिंग उसको रोक नहीं पाता, तो क्या करता है कि वो एट द पॉइंट डी तक चला जाता है, फिर यहाँ पर आके रुकेगा, फिर दोबारा से ओरिजिन की तरफ जाएगा। यू सी माय पॉइंट, यानी कि मास की जो मूवमेंट है अराउंड इट्स ओरिजिन पॉइंट ओ है, यानी कि ये जाते हुए भी ओ से गुजरेगा, आते हुए भी ओ से ही गुजरेगा। और बिल्कुल जब इसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी या ये रेस्ट पे आ जाएगा तो कौन सी पोजीशन पर आके रेस्ट पर होगा? ओरिजिन पर। This is the example of simple harmonic motion, or this is the definition of simple harmonic motion. Now this is O is called the mean position. You can note it in your diary or in your register. If you are listening that you might not get all that. Now ये आपकी origin है, origin का मतलब mean position where there is no force is applied, right? These points A and B you can see here, A and B, these are called extreme positions. Now extreme positions वो होती है कि जहां तक वो एक्सट्रीम पर आता है, आपका मोशन के हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम तक आता है, और वहां से फिर मीन पोजीशन की तरफ जाता है। चेक करो मेरा ऑडियो, चेक करो मेरा। As I have told you before that negative sign क्यों आया, मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास होगी इंशाल्लाह, हम उसको डिटेल में भी देखेंगे। बिल्कुल ये इंट्रोडक्शन है शुरू में, अभी तो आज फर्स्ट डे है। तो अभी मैं बताना चाह रहा था कि नेगेटिव साइन मैंने अभी आपको पहले बताया था कि क्यों आता है, कि व्हेन द फोर्स इज एक्सर्टेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस नेचुरल फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या होती है कि उसकी कोशिश होती है कि वो अपने ही मीन पोजीशन के ऊपर रहे, ना कि वो राइट साइड पे जाएगा ना वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट? अगर नेगेटिव साइन आता ही इसी वजह से है क्योंकि स्प्रिंग की कोशिश यही होती है कि वो मीन पोजीशन पर रहे, इट वांट्स टू बी एट इट्स मीन पोजीशन। अगर हम उसको उठा के कहीं भी डिस्प्लेसमेंट ले जाएंगे राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पर, मैं इसको बार बार रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि आप किसी भी चीज के खिलाफ अगर वर्क करते हैं, वर्क डन इन opposite direction of any force will yield
नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन वो देगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम करेंगे नेगेटिव साइन देगा, स्प्रिंग के अगेंस्ट आप काम करेंगे नेगेटिव साइन देगा, चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक लगाएंगे उसकी रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव में आएगी, डिसेलरेशन नेगेटिव में आती है। यू गेट माय पॉइंट? ओके। यस। नाउ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात की थी कि रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आपने मेरे मुंह से सुना होगा लफ्ज। नाउ व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर आप देखें कि व्हेन यू पुश और पुल अ स्प्रिंग, when you push or pull the spring, it will always go to its mean position. Its motion will always be towards its mean position. अब वो मोशन जो उसकी नेचुरल मोशन है वो that motion will result due to its restoring force. अब restoring force ये आप खुद डेफिनेशन पढ़ ले, आपकी बुक के अंदर भी 3rd पेज के ऊपर एक हाईलाइट के अंदर लिखी होगी। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards its mean position. वही बात हमने की है कि जब भी अगर हम मैच को राइट या लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं या पुश करें या फिर पुल करें तो ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके अंदर आ जाती है, राइट। जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाती है तो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स रिस्टोरिंग फोर्स। Now, इनिशियली अब यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल के अंदर वही चीज़ देखेंगे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है, लेकिन विद सम मैथमेटिकल टर्म्स एंड विद सम डिटेल्स, राइट। ये थोड़ी सी ब्लरी सी इमेज आपको दिखाई दे रहा है। बुक्स आप अपने साथ खोल लें तो उसी पेज के ऊपर आपको ये इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगी। बुक्स आप अपने साथ साथ रखें क्योंकि यहाँ पर बाज़ औक़ात इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से आपको नज़र नहीं भी आ सकता, तो बुक्स आपके सामने होनी चाहिए ऑल द टाइम। नाउ अब यहाँ पर देखें, ये पॉइंट हमें पता है कि मिडल जो पॉइंट है जहाँ पर आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की, when there is no force applied on a mass it will always be at its origin or on its mean position, right। अगर हम यहाँ पर मैस को स्ट्रेच करके पुश करके या पुल करके यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ले आते हैं, अगर आप मेरा कर्सर देखें या यहाँ पर, तो there will always be some displacement. Let's say I will say that in right direction we will call the displacement positive. डिस्प्लेसमेंट वैसे नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है और नेगेटिव है का मतलब ये है कि जिस तरह आपने नंबर लाइन देखी होगी क्लास मैथ्स के अंदर, नंबर लाइन का क्या होता है कि राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, राइट। अब देखें राइट साइड पे ये सिर्फ आपको डिपिक्शन के लिए है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि राइट साइड पे पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव लेफ्ट साइड। अब देखें अब यहाँ पर अगर मैं इसको स्ट्रेच करके पुश करके इस मैस को मैं स्ट्रेच करके मैं इस पोजीशन पे ले जाता हूँ, तो क्या है कि जहाँ पर मैंने इसको स्टेबल किया हुआ है, जहाँ पर मैंने उसको खींच कर एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गया हूँ, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो होगी बिकॉज देयर इज नो मोशन। आपने काइनेटिक एनर्जी 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर आपने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है ना। अब वहाँ पर हमेशा क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है। जब भी आप देखें किसी भी बॉडी को उठाकर एक हाइट पर लेकर जाते हैं, एक हाइट पर आप लेकर जाते हैं, तो वहाँ उस हाइट मैक्सिमम हाइट पे आपकी हमेशा काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, right। Now on this point you will release this object. When the object is released here, एक मिनट, अगर मैं ये ले बेटा, अच्छा जिन बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही
प्लीज़ इंक्रीज योर वॉल्यूम, बिकॉज हमारे पास हम यहाँ पर टेस्टिंग भी साथ ही कर रहे हैं, हमें बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है। नाउ अब देखें, यहाँ पर मैं लेकर आया तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब मैंने रिलीज किया तो उसकी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगी या फिर उसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट दैट मोशन विल बी, सोचें ज़रा। अभी काफ़ी टाइम से मैं ये एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि अभी हम कौन सी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर देखें हम टू एंड फ्रो की बात ही कर रहे हैं तो वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के लेफ्ट एंड राइट तक वो जाता रहेगा जब तक वो मीन पोजीशन तक आके रुक नहीं जाता। नाउ दिस मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन और अ वाइब्रेशन और एन ऑसिलेशन, कुछ भी कह सकते हैं। नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल स्पेसिफिक एक उसका नाम है। अब इस पॉइंट से मीन पोजीशन तक जाते जाते उसकी स्पीड के अंदर या वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, व्हेन द मास विल रीच एट दिस मीन पोजीशन, when the mass will reach at mean position, now kinetic energy will be maximum. It means that the velocity will be maximum at that point. The velocity will be maximum at that point, but the potential energy will be zero. अब kinetic energy और potential energy के बीच में रिलेशन यही होता है कि जहाँ पर kinetic energy मैक्सिमम होती है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पर किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। अब यहाँ पर किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने से क्या मतलब है कि यहाँ पर इसका जो मोमेंटम है या इसकी वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो इसके रिस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम करके अदर साइड पर स्किप कर जाएगा। नाउ अब मास विल कंटिन्यू टू मूव until this point. At this point the mass will come to a stop. अब mass यहाँ पर आके stop हो जाएगा। अब दोबारा से वही बात आ जाएगी, जिस तरह हमने यहाँ पर mass stop किया था यहाँ पर भी mass stop हो गया। अब यहाँ पर mass stop होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होने से और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने से क्या हुआ कि इसने अब रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा दी। अब द मास विल कम हियर, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा ना, जाहिर सी बात है। ऐसे राइट साइड पे जाएगा तो दोबारा से मीन पोजीशन से होता हुआ गुजरेगा, लेकिन दिस टाइम थोड़ा सा उसके अंदर फोर्स कम होगी। आपने देखा है कि जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पे आ ही जाता है, राइट। सेम इसी तरह यही है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये अदल बदल चलता रहेगा। अब ये देख लें, अगर आप अपनी बुक्स के ऊपर आते हैं तो रीडिंग तो अब मैं जाहिर सी बात है करा नहीं सकता, क्लास में नहीं है, अभी हम खुद ही करेंगे। Now, initially the mass is at rest. Here the mass will be at rest. इसको मैं क्या कह देता हूँ, O, origin, and the resultant force on the mass is zero because मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, ना राइट साइड पे लगा रहा हूँ ना लेफ्ट साइड पे लगा रहा हूँ। नाउ मैंने अब क्या किया कि फोर्स को लगाया इसके ऊपर, फोर्स इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी, इफ ऑन दिस राइट साइड, फॉर एग्जांपल मैंने राइट साइड पर उसको लगाई तो क्या करेगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड पर ही होगी, राइट। देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं इसीलिए बार बार इसको कर रहा हूँ कि क्योंकि फर्स्ट क्लास है आज और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्योंकि इससे अगले दो टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है और थोड़े से मुश्किल भी हैं। नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स exerted by the spring on the mass, अब यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है, the restoring force exerted by the spring on the mass will pull it towards its mean position. अब when the force mass is here, it will always pull towards its mean position. mean position क्या आती है, जो इसकी normal position है without applying any force, सही है। अब वो क्यों जाती है वहाँ पर, because of this restoring force. restoring force हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि restoring force क्या होती है। अब देखें यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, फिर सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है until its एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। सही बात है। अब देखें यहाँ पर, ठीक है,
ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स मूव्स बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन 0 या ओ, जो भी आप कह दे, ओ से मतलब ओरिजिन होता है जो उसकी, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसके अंदर हम डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो नहीं तो मैसेज आ रहे हैं फिर भी, ठीक है ठीक है। अब जो मैंने आपको बात बताई इधर भी यही लिखा हुआ है कि द मैस मूव फ्रॉम पोजीशन 0 या ओरिजिन टू एक्सट्रीम पोजीशन है। म्यूट किया मैंने, ओए नहीं छेड़ो उन चीजों को। म्यूट है। ठीक, हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया कि जब और उसकी ओरिजिन से जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मैस मूव करता है तो उसकी स्पीड के अंदर डिक्रीज आता है अनटिल अनलेस कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन तक रीच कर जाए या पहुंच जाए, तो वहां पर उसकी एक्सेलरेशन या उसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाती है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आज की क्लास के लिए मैं कहता हूँ इतना ही। अभी ये मैथमेटिकल टर्म है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, अब ये वाला प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। कब तक रिपीट होगा? कि जब तक वो मैस आपका ओरिजिन पर आकर रुक ना जाए, सही है। सच मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब यही है कि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली मोशन हैपन होती रहेगी या चलती रहेगी। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसे नहीं होता, एक दो ऑसिलेशंस के बाद वो स्प्रिंग रुक जाएगा, राइट। लेकिन इन आइडियल कंडीशन क्या होगा कि वो स्प्रिंग लेफ्ट एंड राइट अपनी एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में मूव करता रहेगा, टू एंड फोर्थ होता रहेगा। अब देखें, टू एंड फोर्थ अगर हम टाइम के एतबार से देखें, अब जाहिर सी बात है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा। नाउ दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। 5 minutes, that is called the time period. What is time period? The time period, अब ये देखें, मैं अगर आपको ये चीज नजर आ रही है, the time period, time required to complete one full oscillation. What is oscillation? That oscillation is कि आपकी बॉडी एक कंप्लीट सर्कल कर चुके, यानी कि एक पॉइंट से आपकी बॉडी रिलीज होती है, दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आते आते उसको कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज गिवन बाय दिस। अब देखिए, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के। ठीक है, आपको ये सामने समझ आ रही है, नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा टाइम पीरियड होगा, यानी कि जितना वजनी चीज होगी उतना ज्यादा टाइम उसको लगेगा वापस अपनी जगह पर आने के लिए। लेकिन के का क्या मतलब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जितना स्प्रिंग सख्त होगा उतना जल्दी वो आ जाएगा, जितना स्प्रिंग स्लो ढीला होगा या नरम होगा उतना ही लेट वो वापस आएगा अपनी जगह पर, सही। और ये 2 पाई का क्या मतलब है, ये आपको होमवर्क है। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि 2 पाई का क्या मतलब है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मुझे आप अब नेक्स्ट, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक भेजा जाएगा, तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास आप आ जाएं। अब कोई भी क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पर चैट के अंदर कर दीजिए, मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये प्लीज़ आपस में बातें मत कीजिए, ठीक है। अगर बातें करनी है, आपको बहुत टाइम मिल चुका पहले भी। जी बेटा, क्वेश्चन कीजिए, इधर मैसेज पे आप मुझे टैप कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अनम्यूट ऑल कैसा कर, ओके, अनम्यूट एवरीवन प्लीज। ओके, F is equal to -kx। नाउ हमने देखा है कि
फोर्स इज, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? क्या अगर हम राइट साइड पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो राइट साइड पर बॉडी मूव करेगी, यानी कि राइट साइड पर उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट? यहाँ तक तो क्लियर ही है ना। अब देखें, अगर मैं लेफ्ट साइड पर उस फोर्स को लेकर जाता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड पर होगी। तो F इज इक्वल टू एक्स तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब माइनस का साइन और के क्यों आया? के सिर्फ इस कंडीशन में आता है कि व्हेन यू हैव अ स्प्रिंग, के सिर्फ स्प्रिंग की कंडीशन में है कि स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग की सिस्टम की बात करें तो के विल ऑलवेज बी देयर। के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि आपका स्प्रिंग थोड़ा सा स्टिफ है या हार्ड है, तो यानी कि खींचने में या उसको पुश या पुल करने में थोड़ी सी आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी। जिस तरह अगर आप पेन का स्प्रिंग देखें तो वो थोड़ा सा ढीला है, उसको आप इजीली हाथों से खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप कार के शॉक्स देखें या बाइक के शॉक्स देखें, उसको आप हाथ से नहीं खींच सकते, उसकी के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट? तो के की वैल्यू ये आई। ये माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इस वजह से आया क्योंकि फोर्स आपकी अप्लाई आप स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट कर रहे हैं, सही है? अब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट होगी, दैट इज व्हाई द साइन इज देयर। इफ द फोर्स इज opposite to the displacement or to the original force, then always there will be a negative sign। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी और मैक्स और मिन रिपीट करना, ठीक है? उसमें वो आपको शेड्यूल मिल जाता है ना, बोलो ठीक है उसमें म्यूट की भी आते हैं। हम अब यहाँ पर क्लास खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, एक रजिस्टर पे आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्लास में आते साथ ही आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन मैसेज कर देने हैं, मैं वहीं से दोबारा से जब मैं इसको रिकॉल करूँगा वहीं से आपको मैं उसकी क्लैरिफाई भी करता जाऊँगा, ठीक है? नाउ इसको आप बुक्स खोलें, थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें, जो नहीं समझ आती है आप क्वेश्चन लिख लें और क्वेश्चन में से आप कल कीजिएगा। तो टेक केयर, बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।